नासा 1972। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की टीम ने एक महान अंतरिक्ष मिशन की नींव रखी जिसका नाम था वॉयेजर। इस मिशन का शुरुआती मकसद सौर मंडल के बाहरी प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना था, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल थे। इन सभी प्लैनेट्स का वातावरण, इनके चंद्रमा और दूसरी जानकारी से उस वक्त हम इतने परिचित नहीं थे, क्योंकि तब इन्हें ऑब्जर्व करने का सबसे बड़ा साधन टेलीस्कोप ही थे और इनके जरिए जो भी हमें धरती से दिखाई पड़ता था केवल वही हमारी जानकारी में शामिल था। हमें जरूरत थी इससे बड़े स्तर पर जाकर जानकारी हासिल करने की कि आखिर ये प्लैनेट्स किस चीज से मिलकर बने हैं। क्या ये वैसे ही हैं जैसे हमें धरती से दिखाई पड़ते हैं? इनके छिपे रहस्यों को जानने के लिए हमें इन्हें और करीब से देखने की जरूरत पड़ी। लेकिन ये समय इस मिशन को भेजने के लिए केवल इसलिए जरूरी नहीं था कि हमें इसकी जरूरत महसूस हुई, बल्कि ये समय इसलिए भी खास था क्योंकि इस समय ये सभी बाहरी प्लैनेट्स एक दूसरे से सही दूरी बनाते हुए ऐसी अवस्था में आने वाले थे कि एक के बाद दूसरे प्लैनेट को स्टडी करना वॉयेजर के लिए सबसे आसान था। वैज्ञानिकों की माने तो प्लैनेट्स के बीच ऐसे हालात 175 सालों में केवल एक बार बनते हैं, यानी इसके 175 साल पहले स्पेस के बारे में रत्ती भर जानकारी ही इंसान को हासिल थी। इसलिए अब बिना देरी किए इस मिशन को भेजना जरूरी हो गया, क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकलता तो फिर वॉयेजर सभी प्लैनेट्स की स्टडी नहीं कर पाता। फिर क्या था, टीम इसे बनाने में जुट गई और $1 बिलियन से भी ज्यादा की लागत से उन्होंने 2 स्पेस प्रोब तैयार किए, वॉयेजर 1 और 2। लेकिन अब भी कुछ कमी बाकी रह गई थी। सभी को पता था कि एक दिन ये यान यात्रा करते हुए हमारे सोलर सिस्टम से भी आगे निकल जाएंगे। इस पर यह बात सामने आई कि क्यों ना हम मौजूदा और भावी एलियन सभ्यताओं के लिए इनके साथ एक संदेशा भेजें, यानी मानव जाति की तरफ से एक ऐसा मैसेज जो दूसरी एलियन सभ्यताओं के लिए था कि अगर भविष्य में ये यान किसी के हाथ लगते हैं तो वो ये जान सकें कि मानवों की एक सभ्यता भी इस ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है। और इस आइडिया को सुझाने वाले महान व्यक्ति थे एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन। कार्ल सेगन 20वीं सदी के एक जाने माने खगोल विज्ञानी थे। ये उन लोगों में से थे जिनका मानना था कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारी जैसी कई सभ्यताएं यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही कार्ल ने उस जमाने में किताबों और टीवी शोज के जरिए वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच विज्ञान की समझ का फासला कम किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा था, बल्कि 1972 और 73 में भेजे गए पायनियर 10 और 11 के साथ भी हमने एलियन सभ्यताओं के लिए संदेश भेजे थे। पायनियर के शुरुआती दोनों स्पेसक्राफ्ट में एल्यूमिनियम की प्लेट्स रखकर भेजी गई थीं, जिन पर स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी जानकारी और मानवों के चित्र बने हुए थे, जो मानवों की तरफ से एलियंस के लिए एक संदेशा था। कार्ल सेगन ने सोचा कि ऐसी ही प्लेट्स इस बार ज्यादा जानकारी के साथ मिशन के साथ रवाना की जाएं, लेकिन उस वक्त के महान भौतिक विज्ञानी फ्रैंक ड्रेक ने सुझाया कि एल्यूमिनियम की आम सी प्लेट भेजने की बजाय क्यों ना उतनी ही वजन और साइज का एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड भेजा जाए। और इस तरह से तैयार हुआ वॉयेजर का गोल्डन रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड जिसमें मानव सभ्यता से जुड़ी तमाम जानकारी कैद थी। साथ ही इस पर इसे प्ले करने के निर्देश छपे थे। रिकॉर्ड में मानव सभ्यता के कल्चर के बारे में बताया गया था, जिसमें 55 आधुनिक और प्राचीन भाषाओं में एलियन सभ्यताओं के लिए ग्रीटिंग्स भेजे गए थे, जिसके साथ थी 115 तस्वीरें जो इंसानों के रहन सहन, खान पान और इसके अलावा धरती और सौर मंडल से जुड़ी थीं। और इससे जुड़ा सबसे दिलचस्प पहलू था
जब इसमें संगीत को भी जोड़ा गया। दुनिया भर के कई कल्चर के संगीत को इसमें जगह दी गई, जिसमें हमारे भारत का राग भैरवी भी शामिल था। ये गोल्डन रिकॉर्ड इस उम्मीद से तैयार किया गया था कि अगर भविष्य में ये किसी विकसित सभ्यता को पा जाता है तो इसमें रखे गए डेटा से वो ये जान सकें कि हम इंसान भी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। भले ही मानव सभ्यता खत्म हो जाए, लेकिन आने वाले अरबों सालों तक ये रिकॉर्ड हमारी निशानियों को संभाल कर रखेगा। और इस तरह से ये गोल्डन रिकॉर्ड इस मिशन की सबसे दिलचस्प कहानी बन गया, क्योंकि किसी प्लेनेट की जानकारी से ज्यादा किसी एलियन सभ्यता से संपर्क हो जाना अपने आप में सबसे बड़ी बात थी। 1977 की गर्मियों तक आते आते अब 2 यान स्पेस में भेजे जाने के लिए तैयार थे, वॉयेजर 1 और 2। दोनों यान जिन्हें नासा की एक बड़ी टीम ने तैयार किया था और इसके साथ जज्बाती तौर पर भी जुड़ चुके थे, लेकिन ये अब मानव इतिहास के सबसे महान स्पेस मिशन साबित होने वाले थे। ये उन योद्धाओं की तरह थे जिन्हें एक लंबी और मुश्किल जंग जीतने के लिए तैयार किया गया था। और आखिरकार 5 साल की प्लानिंग, क्रू की मेहनत और 65,000 से ज्यादा कल पुर्जे जोड़कर बने स्पेसक्राफ्ट, जिनके पीछे अनगिनत मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस की गई थी, अब धरती से सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए। जिसमें वॉयेजर 2 को पहले लॉन्च किया गया, लेकिन वॉयेजर 1 को पहले से फास्ट ट्रैजेक्टरी द्वारा छोड़े जाने की वजह से वह दिसंबर तक आते आते वॉयेजर 2 से आगे निकल गया। अब इन दोनों यानों का असली सफर शुरू होने वाला था। जनवरी 1979 तक वॉयेजर 1 अपने पहले प्लेनेट जुपिटर से रूबरू होने वाला था, जबकि वॉयेजर 2 को जुपिटर तक पहुंचने में 4 महीने बाकी थे। वॉयेजर 1 ने अब जुपिटर की तस्वीरें भेजना शुरू किया। ये सारी तस्वीरें पहले से मौजूद किसी भी तस्वीर से ज्यादा साफ थीं, पर उस वक्त भी स्पेसक्राफ्ट में कलर डिटेक्टर्स नहीं थे, इसलिए ये तस्वीरें हाई क्वालिटी तो थीं, लेकिन थीं ब्लैक एंड व्हाइट, जिन्हें बाद में कलर फिल्टर लगाकर रंगीन किया गया। जब वॉयेजर द्वारा भेजी गई जुपिटर के रेड स्पॉट की तस्वीरों को गौर से देखा गया तो पता चला कि ये और इसके जैसे कई तूफान जुपिटर की सतह पर भारी मात्रा में मौजूद हैं, जिसमें वॉयेजर ने 1 दर्जन से भी ज्यादा तूफानों को स्टडी करने में मदद की। लेकिन यहां पर आकर $1 बिलियन की लागत से तैयार हुआ ये स्पेसक्राफ्ट अब खतरे में था। जुपिटर के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आकर अब वॉयेजर पर रेडिएशन से नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा था। जैसे जैसे यान जुपिटर और उसके चंद्रमाओं की तस्वीरें लेने उनके पास जा रहा था, उस पर खतरा बढ़ता जा रहा था। अगर वॉयेजर को नुकसान होता तो धरती से उसका संपर्क टूट जाता और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता, लेकिन वॉयेजर ने किसी तरह से खुद को बचा लिया। आगे चलकर इसने जुपिटर के कई चंद्रमाओं की तस्वीरें भेजी जो काफी साफ और अच्छी थीं, जिनमें सबसे पहले जुपिटर के 2 सबसे बड़े चंद्रमा कैलिस्टो और गैनीमेड शामिल थे, जिसमें उनके क्रेटर्स की तस्वीरें दिखाई पड़ी। सभी जान चुके थे कि ये दोनों चंद्रमा पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, जिन पर जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इसके आगे जुपिटर के 2 चंद्रमा एक बड़ी खोज होने का इंतजार कर रहे थे, यूरोपा और आयो। वॉयेजर ने बताया कि यूरोपा, जो बर्फ की मोटी चादर से ढका है और जिसके नीचे पानी होने की संभावना है। इसके अलावा वॉयेजर जुपिटर के दूसरे चंद्रमा आयो पर होने वाली वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखी गतिविधियों को खोजने वाला सबसे पहला यान बना। वॉयेजर की मदद से ही पता चला कि आयो पर धरती से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं, जो कि अंतरिक्ष में 200 मील ऊपर तक अपना लावा फेंक सकते हैं। जुपिटर से इतना कुछ पता करने के बाद अब वॉयेजर का अगला पड़ाव
शनि यानी सैटर्न था। शनि तक पहुंचने में वॉयेजर को 1 साल का वक्त लगा, लेकिन अब ये स्पेस की उस जगह पर था जहां से इसे दूसरी एलियन सभ्यताएं डिटेक्ट कर सकती थीं। अब शनि और उसके छल्लों की हाई क्वालिटी इमेजेस सभी को देखने को मिली। शनि जिसे अब तक धरती के टेलीस्कोप से देखा जाता था, लेकिन वॉयेजर ने अब उसे काफी बड़ा करके और ज्यादा डिटेल्स के साथ पेश किया। साथ ही इसने शनि के छल्लों से जुड़ी ऐसी जानकारियां हमसे साझा की जिसे आज से पहले हमने नहीं जाना था। इसने हमें शनि के चंद्रमा टाइटन से परिचित कराया। वॉयेजर से मालूम हुआ कि टाइटन पर नाइट्रोजन का वातावरण है जो बादलों से ढका है और जिसकी सतह पर मीथेन की नदियां भी हो सकती हैं। वॉयेजर 1 का काम अब यहां पर खत्म हो चुका था। अब बारी थी वॉयेजर 2 की, जिसे शनि के काफी पास होते हुए यूरेनस की तरफ जाना था। जनवरी 1968 को वॉयेजर 2 यूरेनस पर पहुंचा। यूरेनस जिसके बारे में अब तक किसी को मामूली जानकारी ही हासिल थी, उस प्लेनेट की तस्वीरें अब सब अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन हैरान करने वाले ऑब्जेक्ट अभी बाकी थे। मिरेंडा जो यूरेनस का सबसे छोटा और सबसे करीबी चंद्रमा है, जिसका सबसे पहले अध्ययन वॉयेजर 2 ने किया। इसके अलावा यूरेनस पर वॉयेजर ने रेडिएशन बेल्ट्स, 2 नई रिंग्स और 10 छोटे चंद्रमाओं की खोज की, जो अपने आप में अद्भुत थी। इसके बाद इसे अपने अगले पड़ाव नेपच्यून की तरफ जाना था। वॉयेजर अगस्त 1989 को नेपच्यून के पास पहुंच गया। सोलर सिस्टम के अंत में मौजूद ये प्लेनेट, जिसकी जद में अब वॉयेजर आ चुका था। धरती से ली गई अब तक की तस्वीरों में नेपच्यून काफी छोटा और धुंधला नजर आता था, लेकिन जब इसे पास से देखा गया तो एक नई चीज सामने आई। इसकी सतह पर एक गहरे रंग का धब्बा नजर आया। इसके आगे वॉयेजर बढ़ा तो नेपच्यून का चंद्रमा ट्राइटन नजर आया, जिसका आधा भाग नाइट्रोजन से बनी बर्फ से ढका था। इसके साथ ही इसके पोलर कैप से निकलते गाइजर का पता भी वॉयेजर ने ही लगाया। इसके बाद वॉयेजर अपने आखिरी प्लेनेट को अलविदा कहते हुए आगे बढ़ गया। अपने अरबों किलोमीटर के सफर में कितना कुछ वो हमसे साझा कर गया, जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। 4 प्लैनेट्स और उनके कई चंद्रमाओं के बारे में हमने वॉयेजर के दोनों स्पेसक्राफ्ट से जाना, और इतना ही नहीं बल्कि इनके भेजे गए डेटा से आगे कई बड़े मिशंस भेजने की योजनाएं बनाई गईं। ये कहना गलत नहीं होगा कि वॉयेजर ने आने वाले कई मिशंस के रास्ते खोल दिए थे। और ऐसा नहीं है कि ये सब बड़ी आसानी से हो गया। कई तकनीकी दिक्कतों और खतरों से गुजरने के बाद वॉयेजर ये कर पाने में सफल हो पाया। किसी भी आम मिशन की तरह इसमें भी कई मुश्किलें आईं। बीच रास्ते में वॉयेजर को कई बार रीप्रोग्राम किया गया और समय के साथ कमजोर होते गए सिग्नल्स को पकड़ने के लिए नई एंटीना लगाए गए, क्योंकि इसकी दूरी दिन पर दिन हमसे बढ़ती जा रही थी। वॉयेजर की टीम अब इस मिशन से भावनात्मक तौर पर जुड़ चुकी थी, जिसे इस मिशन के अंत होने का काफी दुख था। ये सफर साइंटिफिक होने के साथ साथ काफी सेंटिमेंटल बन चुका था। सभी ने सोचा कि अब इसके कैमरों को बंद कर दिया जाए, लेकिन कार्ल सेगन चाहते थे कि एक बार जाते जाते इसे पीछे घुमाकर अपने सोलर सिस्टम की एक तस्वीर ली जाए। तब सभी प्लैनेट्स की तस्वीरें एक बार फिर से ली गईं। इस रोशनी की किरण के बीच में वो चमकीला बिंदु देख रहे हैं, ये वॉयेजर द्वारा ली गई धरती की आखिरी तस्वीर थी। ऐसा लग रहा था मानो वॉयेजर जाते जाते धरती की तरफ देखकर हमें अलविदा कह रहा था। आज 40 साल पूरे होने के बाद भी दोनों वॉयेजर यान धरती से संपर्क में हैं, जिसमें वॉयेजर 1
सोलर सिस्टम को पीछे छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर रहा है, जहां गुप्त अंधेरा और बेहद ठंड है। ये इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अंतरिक्ष में घूमता ये योद्धा अब बूढ़ा हो चला है। इसके कमजोर सिग्नल को पकड़ने के लिए धरती पर विशाल एंटीना लगाए गए हैं। साथ ही इसमें लगी बैटरीज भी कमजोर हो गई हैं, जो अब बहुत कम बिजली बना पाती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम इससे कुछ और साल संपर्क में रह पाएंगे, जिसके बाद इसकी बैटरीज बिजली बनाना बंद कर देंगी और इसका संपर्क हमसे टूट जाएगा। और वो पल हमारे लिए उतना ही दुखदाई होगा जितना कि किसी अपने से पिछड़ने पर होता है। लेकिन इस दुख के साथ एक नई उम्मीद वॉयेजर पैदा करता है, और वो है इसमें रखा गोल्डन रिकॉर्ड। वॉयेजर अब जहां है वहां से उसे दूसरी एलियन सभ्यताओं द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। ये सोचना कितना रोमांच पैदा कर देता है कि अगर वॉयेजर को कोई बाहरी सभ्यता ढूंढ ले और हमसे संपर्क करे तो क्या होगा। भले ही उस रिकॉर्ड में मौजूद डेटा हमें और हमारे कल्चर को परिचित करवाने के लिए कम है, लेकिन वो हमारी बात उन तक जरूर पहुंचा देगा। धरती से 19 अरब किलोमीटर दूर ठंडे और गुप्त अंधेरे अंतरिक्ष में वॉयेजर अकेला आगे बढ़ रहा है। वॉयेजर इंसानों की बनाई शायद सबसे महान चीज है। जिस युग में आज हम जी रहे हैं, बदकिस्मती से वॉयेजर उससे 40 साल पुराना है। इसलिए इससे जुड़े लोग आज ये सोचकर भावुक हो जाते हैं कि काश हम वॉयेजर से कुछ और साल संपर्क में रह पाते, काश हम उससे कुछ और साल बातें कर पाते। सोचिए वो पल कैसा होगा जब वॉयेजर का संपर्क हमसे टूट जाएगा और वो हमसे फिर कभी संपर्क नहीं कर पाएगा। अफसोस की इतिहास का सबसे महान मिशन अब खत्म होने को है। आइए हम सभी सुदूर अंतरिक्ष में घूमते मानवों के इस महान दूत को अलविदा कहें। दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।